सब तरफ शोर है कि छोटे चौधरी ने बड़ा खेल कर दिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में प्रवेश करे, उससे पहले पूरी संभावना इस बात की कि उससे पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बिखराव हो जाएगा, पूरी संभावना। जयंत चौधरी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर आ जाएगी। बताया जा रहा फार्मूला तय है, तैयार है। आरएलडी कितनी सीटें लड़ेगी ये तय हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार में उसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तय हो गया। भविष्य में जयंत चौधरी की उपयोगिता कहां कैसे होगी ये भी निर्धारित हो गया। अब सिर्फ तारीख का मसला है, तारीख का। वो तारीख कल हो सकता है, परसों हो सकती है, नरसों हो सकती है, लेकिन जानकार बता रहे कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले, यानी राहुल गांधी के कदम पड़े तो कहने को ये हो कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, तहां तहां आगे देख लीजिए। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई। आज समाजवादी पार्टी का जो मोराल है वो भी कमजोर दिख रहा है। मैंने अखिलेश जी को सुना, मैंने शिवपाल जी को सुना जयंत चौधरी के विषय पर बात तो कह रहे, लेकिन उसमें जान नहीं। ये वैसी ही बात है जैसे नीतीश बाबू जब आरजेडी के और कांग्रेस के साथ अलायंस छोड़कर एनडीए की ओर आ रहे थे, तो उनकी घोषणा से पहले आरजेडी और कांग्रेस वाले जिस कमजोर आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे थे, ना ना ये सब बातें अफवाह है, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे, गठबंधन मजबूत है और गठबंधन फेविकोल का जोड़ है, जो बातें हो रही थी, ये वैसी ही भाव मुद्रा है उत्तर प्रदेश में, जैसी भाव मुद्रा आरजेडी और कांग्रेस की बिहार में थी नीतीश जी के प्रसंग में। वैसी ही भाव मुद्रा इस वक्त मुझे सपा की दिख रही है जयंत चौधरी के प्रसंग में। वो कह कुछ रहे हैं, उनकी देह की भाषा कुछ और कह रही है। ये बिखराव क्यों हुआ? अखिलेश यादव ने तो 7 सीटें दे दी थी आरएलडी को। कांग्रेस के साथ तो अभी तक नहीं निपटा, आरएलडी के साथ तो बहुत पहले उन्होंने फोटो डाल दी थी जयंत चौधरी से हाथ मिलाते हुए और कहा था मिलके हराएंगे एनडीए को। फिर मसला सीट का नहीं, 7 देव चाहे 17, बात जीतने की है, जीतने की। जीतने की गारंटी भी तो हो। जयंत चौधरी से कोई उनका दुख पूछे जाके। 14 में और 19 में दोनों लोकसभा चुनावों में बागपत हार गए। उनकी पीड़ा का कोई और छोर है? कहां जाएं, क्या करें? अंदर से आग धधक रही है, अब जीत चाहिए, कैसे भी मिले। गठबंधन का क्या करेंगे? हाँ, जयंत चौधरी जान गए कि अब जीत चाहिए, अब बिना जीत के मोक्ष नहीं है ना, राजनीतिक मोक्ष नहीं है। अगर इस बार भी चूके तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनके पास फिर कोई दूसरा उपाय नहीं था भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के अलावा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में आरएलडी को हिस्सेदारी मिल जाएगी। एक मंत्री उनका बन जाएगा, 2 भी बन सकते हैं, ताकि पार्टी में जान आ जाए, पार्टी के नेताओं के टेलीफोन में करंट आ जाए। और एक चीज आपसे और बता दूं, 11 फरवरी को आरएलडी के सभी विधायक भाजपा के एनडीए के विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में
अयोध्या धाम जाएंगे रामलला सरकार के दर्शन करने के लिए, रामलला की ड्योढ़ी पर माथा टेकने के लिए। बोलो जय श्री राम। बात समझ में आ गई अब तो? राजनीति कहां जा रही है और किस करवट बैठ रही है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जयंत छोटे चौधरी के इस बड़े खेल पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलेंगे। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। वो हमें स्वीकार नहीं है कि प्रत्याशी किसी और पार्टी का, सिंबल हमारा, और हम उसके लिए जूते तुड़वाते फिरें, काम करते फिरें। सर्द मौसम में सूबे के सियासी गलियारों का तापमान मंगलवार की शाम से अचानक इतना गर्म हो गया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की तपिश बढ़ गई। और ये सब हुआ जयंत चौधरी को लेकर आई एक खबर के बाद। दरअसल जयंत चौधरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो इंडिया छोड़कर एनडीए के साथ जा सकते हैं। गठबंधन के इस गणित में उन्हें 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरएलडी खेमे में भी इस खबर पर खुशफुसाहत है। इसी बीच जयंत चौधरी ने छपरौली और मथुरा के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। अगर हमारे नेता जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल होते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं, वो हमें स्वीकार है। हम अपने नेता का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, रात दिन मेहनत करके प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, गली गली सड़कों पर प्रचार करते हुए। लेकिन वो हमें स्वीकार नहीं है कि प्रत्याशी किसी और पार्टी का, सिंबल हमारा, और हम उसके लिए जूते तुड़वाते फिरें, काम करते फिरें, पसीना बहाते फिरें गांव-गांव में, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 7 सीट दी है। खबर ये भी है कि जयंत उन सीटों से संतुष्ट नहीं है। अब बीजेपी से गठबंधन की खबर ने सपा कांग्रेस में खलबली मचा दी है। वहीं तमाम चर्चाओं कयासों के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम साथ साथ हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सपाई कुंभा पूरी शिद्दत से जयंत चौधरी को मनाने में जुटा है। शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी भावुक भावनाएं जाहिर कर जज्बातों को जगाने की कोशिश की। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था, तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी जय हो सकती है। 2024 के बिसात पर बीजेपी के बेड़े में शामिल हो रहे विपक्षी नेताओं के जत्थे से बीजेपी का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम की पिच पर जयंत का जुड़ना जातीय समीकरण के लिहाज से भी फायदे का ही सौदा है। बीजेपी कह रही है कि सबका स्वागत है। देखिए, अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली के साथ और इस देश का जो विकास हो रहा है, हर व्यक्ति, हम पार्लियामेंट में रहते हैं, अपोजिशन का भी मन है कि जुड़ जाएं, लेकिन उनकी अपने कुछ लक्ष्मण रेखा होती हैं, लेकिन मन से सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को प्यार कर रहे हैं। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य है। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य, और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा सम्मानीय रूप में। तो जो भी आए अपनी विचारधारा के साथ हो, विकास के साथ हो, उनका सम्मान है। बहरहाल राजनीति में न किसी का कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई जानी दुश्मन।
मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत अक्सर जज्बातों का ऐसे ही जोड़ बनाती है। फिर जयंत हो या फिर नीतीश या फिर कोई और नेता। अब जयंत चौधरी को लेकर चल रही चर्चाओं की चाल में सवाल ये है कि ये इब्तिदाए इश्क कहां तक परवान चढ़ेगा। सवाल तो ये भी है कि जयंत के जाने से किसे नफा किसे नुकसान। ये सियासत है, सियासत। इसमें इमोशनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता। एक बार नफा नुकसान देख के फैसला हो जाए तो रात भर बैठकर रुदाली गाओ, इमोशनल गाने गाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता बहुत विचित्र प्रजाति है, उसकी समझ में आ गया कि फायदा यहां है, वही करेगा। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। भास्कर घोष, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। भास्कर घोष जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज जी का बहुत स्वागत है। अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल जी का बहुत स्वागत है। राजकुमार पाल, राजनीतिक विश्लेषक, राजकुमार जी का बहुत स्वागत है। और लोकदल से अभी रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो उनके युवा विंग के अध्यक्ष हैं। फराज साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। अभी तो शामियाना लगा नहीं, हलवाई बैठा नहीं, उससे पहले ये उजड़ने की बातें होने लगी। नहीं फराज साहब, कि उजड़ने की बातें हो रही हैं, या घर उजड़ रहा है, या चमन उजड़ रहा है, या हमारे इंडिया गठबंधन में जो हमारे अलाय हैं उनमें दरार है। देखिए, मुझे लगता है अमिताभ जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की रची हुई एक साजिश है। अच्छा। क्योंकि एक आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए अमिताभ जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको याद होगा, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि 6-7-8 महीने पहले आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने एक लेख लिखा था और उसमें यह लिखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है अब वो इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको जमीन पर उतर करके काम करना पड़ेगा, वरना वो 2024 का चुनाव हार जाएंगे। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अमिताभ जी, कुछ काम वाम तो किया नहीं है 2014 से, जब से इनकी सरकार आई है केंद्र में, और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है। तो अब किसी न किसी तरह से अमिताभ जी को भी उनको उलझाना है, बाकी और जो मीडिया के लोग हैं उनको उलझाना है, देश की जनता को भी उलझाना है। अब इन्होंने देखा कि फराज भाई, ठीक, आपके ये अभी सबकी टिप्पणी लेंगे, आपकी वन लाइनर में समझ गया, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सब फर्जीवाड़ा मीडिया कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक? भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी करा रही, और जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी करा रही, कहीं कोई नहीं जा रहा, गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, यही कहना चाह रहे हैं ना? 100% इंटैक्ट। ठीक, अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अब इतना तेज भागोगे तो कहा हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे, रुक जाओ, ठहरो थोड़ा। फराज किदवई साहब थोड़ा विस्मृति का शिकार हो गए, और मेरे साथ सबसे खराब आदत यह है कि मेरी स्मृति ईश्वर ने बड़ी अच्छी दे दी, वो भूलती नहीं कोई चीज। ऑर्गेनाइजर में क्या छपा और 5 जने में क्या छपा, या ऑर्गेनाइजर 5 जने वाले जाने। अभी 3 महीने नहीं गुजरे, हिंदी पट्टी के भारत में 3 राज्यों में चुनाव हुआ। इंडिया गठबंधन धूल धूसरित तो हो गया, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आए, वो करे कि जी वहां मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जीत सकता। अरे कुछ तो देख लो, पूरा शहर बरसात में नहाया हो और आपको सूखा पड़ रहा, तब आदमी हास्यास्पद माना जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सारी चीजें याद रखो, दिमाग को इतना एक साथ चलाओ कि सारी चीजें एक साथ ना। फराज किदवई अभी नहीं रुकना, अभी रुकना होगा। दूसरी बात मैं एक कहूं, अनिल यादव भी वही कहेंगे, इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं। मैंने बिहार के संदर्भ में यह बात कही थी कांग्रेस के मित्रों से भी, मेरे सभी मित्र, और आरजेडी के मित्रों से भी बाद में, जब नीतीश जी जाने को थे, हमको मालूम था तय हो गई डील, हमने कहा कि डील तय हो गई, तब भी फराज किदवई जैसे लोग आए, बोले ये मीडिया का मामला है, प्रचार है, गोदी मीडिया है, खिलौना मीडिया, कौन खटोला मीडिया, क्या क्या बताया, भगवान जाने क्या कैसे नाम लिए, मुझे नहीं पता। भाजपा ने कह दिया और संघ ने दिस दैट, कुछ क्या हुआ, क्या हुआ, पलट गई बाजी, सब चीजें खत्म हो गई।
अनिल यादव जी की पार्टी के एक बड़े नेता मेरे मित्र हैं, उन्होंने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया कि अमिताभ जी आप भी ऐसी बात कह रहे हो, कहीं नहीं जा रहे नीतीश बाबू। जब चले गए तो मैंने उनको ऐसे वाला एक इमोजी भेजा, ऐसे वाला। मैंने कहाँ रहते हो, नींद में रहते हो क्या और सियासत करोगे? आंख तो खोलो यार। हम जान रहे किसकी किससे बात हो रही है भाई। कुछ चीजें यहां नहीं कह सकते इसलिए संकेतों में बोल रहे हैं। नहीं, हम तारीख नहीं बताते कि किस दिन लखनऊ में अनाउंसमेंट होगा जयंत का और बीजेपी का। फराज भाई, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। अनिल जी, आपसे प्रश्न ये, क्योंकि आपका ज्यादा दोष इसलिए नहीं, जयंत आपके नातेदार नहीं थे, उनका गठबंधन सपा से था, सपा का आपसे था, इस नाते मामला घराती वाला हो रहा था, अन्यथा मामला दूसरा था। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, जो मेरी जानकारी है, फराज भाई भले कहें कि वो ये गलत खबरें हैं और सब अच्छा है मौसम, आज बहस नहीं करूंगा, 72 घंटे रुकिए फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरी जानकारी ये कहती है राहुल जी जब प्रवेश लेंगे उत्तर प्रदेश में यात्रा को लेके, उसकी पूर्व संध्या पर यह शुभ काम हो चुका होगा जयंत का अलगाव। ये ठीकरा भी राहुल गांधी पर फूटेगा, ये ऐसा लोग बता रहे हैं मुझे। क्या मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, लेकिन लोग ऐसा बता रहे हैं कि एक नैरेटिव बने कि जहां जहां चरण पड़े संतन के। अनिल जी, देखिए, अगर आप ही की बात को माना जाए तो ये बात तो पक्की हो गई कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है पूरी तरह। और हो भी क्यों ना, बिहार में हमने देखा किस तरीके से हुजूम टूट रहा था, और जब से उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी है और 50% का जो कोटा है उसे बढ़ाने की बात करी है, तब तो आप देख ही रहे हैं बिहार में, और अब आगे अब तो उड़ीसा पहुंच लिए हैं। तो एक बात तो ये पक्की हो गई कि हमारी यात्रा से इनकी नींद उड़ी हुई है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए अमिताभ जी, आप, क्योंकि आपकी स्मृति बहुत तेज है और मैं भी मानता हूं इस बात को, आपने कहा कि इन राज्यों में तो आप चुनाव हारे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली बार हम इन चुनावों में इन प्रदेशों में चुनाव जो है जीत गए थे। राजस्थान भी जीत गए थे, छत्तीसगढ़ भी जीत गए थे, एमपी भी जीत गए थे, लेकिन केंद्र में सरकार नहीं बना पाए। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर हम यहाँ हार गए हैं तो केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या है, समस्या ये है, देखिए क्या है कि मीडिया जो है उनका विशेष प्यार इंडिया गठबंधन पे है। एआईडीएमके बड़ी पार्टी है तमिलनाडु की, वो चुपके से निकल गई, बीजेपी को सीधे टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन ना तो मीडिया को पता चला, सारी स्मृति सारे सूत्र सब धरे के धरे रह गए। लेकिन इंडिया गठबंधन पे डंके की चोट पे अभी, जबकि किसी का कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन पूरा मीडिया डंके की चोट पे पूरा दावा कर रहा है, जैसे कि जयंत जी के साथ यही सब चाय पी के आए हैं और इन्हीं को जयंत जी ने बताया है। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा हाथरस वाली वो घटना, जो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, प्रियंका जी लड़ी थी वहां पर, वहां जयंत जी भी जाना चाहते थे। जयंत जी पे और उनके कार्यकर्ताओं पे ये बीजेपी की पुलिस ने दे लाठी इतने पूरे कार्यकर्ता बिठा दिए थे। आपको याद होगा कि अब ये जो आंदोलन हुआ था किसानों का, इसमें जो हजारों लाखों किसान थे वो जयंत जी के क्षेत्र के। एक बाबू, एक मिनट रुकना। आपका कहना ये, मैं जनता के सामने आपका स्टेटमेंट और क्रिस्प और मजबूती के साथ रख दूं, अनिल यादव का कहना ये किसी सूरत में जयंत नहीं जाएंगे, ठीक, यही ना कहना चाह रहे, चूंकि उनको लाठी मारी गई थी। खैर, राजनीति में मैं ऐसी तमाम पीठे जानता हूं जिन्होंने लाठी भी खाई, जूते भी खाई, फिर भी तमाशा घुस के देखा। अभी नाम लूंगा चेहरे खराब हो जाएंगे सबके पुरखों के। कहां की चक्कर में पड़े हो, कौन सी बात बता रहे हो बाबू? लाठी से कोई गठबंधन तय होता है? राजनीति करनी तो लाठी तो प्रसाद है, इल्ता मिलता रहता है, इसका क्या? तुम अनिल बाबू आप जानते हो। खैर चलो ठीक है, अच्छी बात नहीं, अभी नहीं दोबारा में, तब तक के लिए तर्क लिख के रखो, उस वक्त बोलिएगा और जोरदारी से बोलेंगे तो आनंद आएगा। अटल जी कहा करते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यहां तक तो सबने सुना। इसके बाद अटल जी विशेष पंच देते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ठीक, अनिल यादव ने कहा कि अच्छा हम 3 राज्य हारे, तो उन्होंने उसका कितना सुंदर उदाहरण ढूंढा कि जब जीते थे तो लोकसभा नहीं हार गए थे, इसका मतलब अब लोकसभा जीतने जा रहे हैं। मेरी ऐसी दुर्दांत जिजीविषा को मेरा प्रणाम।
भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। भास्कर जी, मैं एक कोशिश करता हूं कि मेरा शो व्यवहारिक और वास्तविकता के धरातल पर रहे। इल्यूजन और दंड फंद लंद फंद का कोई मतलब नहीं। सीधी सपाट बात करो यार, जो जनता को समझ में आए। क्या जयंत चौधरी से डील डन हो गई? भास्कर अमिताभ जी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपना फराज भाई का भी जवाब दे दूं। फराज भाई भूल गए हैं, जब नगर पंचायत चुनाव हुई थी, उसी नगर पंचायत चुनाव में एसपी और आरएलडी ने गाज़ियाबाद से, सहारनपुर से, मेरठ से लेकर अलीगढ़ बरेली तक ये अपने ही अंदर फाइट किए थे। आज जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन नहीं, मेरा शब्द के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये लठबंधन है। इनके पीछे एक ही उद्देश्य है इनका कि अपने सीट को कैसे बढ़ाया जाए, परिवारवाद को बढ़ाया कैसे जाए। अब मेरा कांग्रेस के मित्र अनिल यादव जी, आप कह रहे हैं कि इधर हम जीते थे तो उधर हारे थे। आपके परम मित्र, आपका इंडिया अलायंस के सबसे मुख्य सदस्य ममता बनर्जी ने क्या किया 3 दिन पहले, कि आज अगर कांग्रेस ने 40 सीट जिता के दिखा दे तो मैं सलाम करूँगा कांग्रेस को। ये है इंडिया गठबंधन विद इन ब्रैकेट गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण, कि आपके सबसे बड़े 3rd लार्जेस्ट आपके जो सीट शेयरिंग है 42 बंगाल में, ममता बनर्जी जो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीट जिता के देख दे। और आज अनिल यादव जी यहाँ पे आके कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ ताल ठोक रहे हैं, यहाँ ताल ठोक रहे हैं। अनिल यादव जी, ये एसपी के साथ इसका लास्ट चुनाव में आपका क्या था, आपका हालत क्या था? साइकिल के हैंडल पे बैठे रहे थे आप और साइकिल चला रहे थे अखिलेश जी, साइकिल भी गया, हैंडल भी टूटा। तो यही तो आप लोग का हालत है। आपका एक से एक जो आपके जो सदस्य हैं वो बगावत कर रहे हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि हम खुद लड़ेंगे, आप कहते हैं कि मायावती जी हमारे बहन है, मायावती जी हाथी के सवार आकर आएंगे और साइकिल पर जाके अखिलेश जी उनको प्रणाम करेंगे। आपके जो नीतीश जी, 3 दिन पहले आप बोले थे कि नीतीश जी हमारे जो हैं वो प्रमुख हैं और ये हमारे कार्यकारी सदस्य है, और कोई भी प्रस्ताव भी दिया था उनको कि भाई इंडिया गठबंधन का सेनापति बना दे, और वही सेनापति आ गए हमारे खेमे में, और आज नीतीश जी के ऊपर आप लोग ये कर रहे हैं। ये तो हालत है अमिताभ जी इनका गठबंधन का। अब आगे आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। मैं राजकुमार पाल साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं ताकि सब लोगों को समझ आए कि भाई राजनीति में बेसिक चीज को समझना क्यों जरूरी है। मैं कह रहा हूं एनडीए, इंडिया अलायंस, सपा बसपा, ये सब छोड़ो आप। एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर जयंत चौधरी को देखो। जो उनका घर का आंगन बागपत, चरण सिंह से लेके आज तक, वहां वो 2 चुनाव लोकसभा के हार गए, 14 और 19। वो काय को गठबंधन बैठेंगे? अब क्यों बैठे? अब की फिर हार गए तो कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा दादा। और मेरे छोटे मित्र भाई अनिल यादव जी कह रहे थे कि सब ऐसे बात कर रहे थे, जयंत के साथ चाय पी। जयंत नहीं मित्र, हमने जयंत के पिताजी के साथ भी चाय पी है, खाना खाया है। क्या तो ऐसा थोड़ी कि जयंत यादव चौधरी को दुर्लभ प्रजाति के जीव है, इनसे मिलना मुश्किल है क्या? ऐसा नहीं मित्र, जिनके लिए होगा होगा। आप मुझे तो जानते हो क्या? मैं मानता हूं इस बात। और मैं कोई बात बोलता हूं तो बहुत गंभीरता से बोलता हूं, मतलब हल्की बात नहीं, क्योंकि हमको कल भी यहीं बैठना है। आप लोग बदल सकते हो क्या? पार्टी दूसरे को भेज देगी, कहते हैं भाई हमें ना भेजो, हमारी मां बड़ी कल जलालत हो गई थी, तो बदल देंगे। वो कहेंगे रामलाल श्यामलाल, हमें तो बैठना ही मित्र। सही बात है। खैर पाल साहब, क्या स्थिति लग रही है? हमारे साथ रविंद्र पटेल जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। उनके पास आऊंगा, बड़े आज मुख्य मेहमान वही हैं और रालोद को सब ढूंढ रहे हैं। और जयंत चौधरी ने जितने टेलीफोन थे सब बंद कर दिए और लैंडलाइन का रिसीवर उठा के रख दिया। पाल साहब, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अमिताभ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि 400 पार के लिए जैन जी को क्या समझ में आया है। 2019 में ही 353 एनडीए थी और 72 सीटों पे बीजेपी 2 नंबर पे थी। तो 5% नोट बढ़ाना है
और समझ रहे हैं कि 5% आज के दौर में, आज की विकासशीलता में, उन्नतशील भारत के अंदर 5% बीजेपी को वोट मिल जाएंगे। तो हमारा तो आपने जो कहा ना, दिया जलाने वाला बागपत में नहीं मिलेगा, वाकई नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी गणित, बीजेपी के जो 2019 के ही तो 353 सीटें मिली थी एनडीए के साथ, तो आज इनको सीट की जरूरत कितनी? 51 सीट, और 72 सीटों पे हम बीजेपी वाले 2 नंबर पे थे। नहीं थे तो बता दे कोई विपक्ष के लोग देश भर में। इसीलिए ममता जी भी कह रहे हैं कि 30 सीट आप जीत के दिखा दो। अब तो 40 सीट तो आपने बढ़ा दी, ममता जी ने 30 सीट नहीं, ममता ने 40 का था, इतनी कम, 40 का इतना भी कम नहीं कहा, 40 का। तो 30 सीटें जीत के दिखा दे तो भी इनको, कांग्रेस को शाबाशी देंगे हम लोग जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर मैं आपकी इस बातों में सलाम करता हूं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहे थे हम 22 को न जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, आज 22 के बाद भी इनको तारीख नहीं मिली जाने की। ठीक है पाल साहब, रुकना होगा। रविंद्र पटेल जुड़ गए हैं। जो बात पाल साहब ने कही उस पर एक बात जोड़ दूं, कोई तारीख दे। फराज भाई आप भी सुन लो, अनिल बाबू आप भी सुन लो, ये सब बड़ी रोचक जानकारियां हैं, आनंद लो। जो होना है वो तो हो गई, हमारे आपके रोके थोड़े नहीं रुकेगा, आनंद लीजिए जो परिस्थिति है। बाकी की तारीख मुझे पता नहीं, रामलला कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तारीख बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन रविंद्र पटेल की पार्टी के सारे विधायक 11 फरवरी को मध्याह्न काल में रामलला सरकार के दरबार में अपना मत्था टेकेंगे, भाजपा के विधायकों के साथ जाकर। बोलो श्री रामचंद्र सरकार की जय। हमने तारीख बता दी। खैर रविंद्र पटेल जी, जयंत चौधरी ने टेलीफोन बंद कर दिया, और जब आदमी टेलीफोन बंद कर देता है तो और ज्यादा चीजें वोकल हो जाती हैं। टेलीफोन चालू रहे तो शायद कम हंगामा मचे, टेलीफोन बंद हो जाता है राजनीति में तो हंगामा और ज्यादा हो जाता है। सब बात तय हो गई, मीनू तय हो गया, पार्टी सब तय हो गई, व्यवस्थित। सर आप सबको पहले तो प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आज तकनीकी कारणों से मेरा फोन काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए फोन पे हूं, लाइव नहीं हो पा रहा हूं। फोन पे हो ये क्या कम है? जयंत बाबू के तो सारे ही कनेक्शन कट कर लिए उनने। नहीं सर जी सर, चौधरी साहब का भी फोन जो है वो चालू है, लेकिन वो फोन पे नहीं है, ये सही बात है। लेकिन हो सकता है कि वो फोन छूट गया हो, कर गया हो। लेकिन आज का जो मुद्दा है मैं उससे कहना चाहूंगा, आज की तारीख तक अब तक हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और जो हमारे नेता का अंतिम फैसला होगा उसके लिए हमारा अधिवेशन करके हमारे लोगों ने, डेलीगेट्स ने, सबने चौधरी साहब को अधिकार दे रखा है। जो फैसला होगा वो लेंगे। हालांकि जो जिस संशय में आप हैं, हम लोग भी मीडिया के माध्यम से सुन करके हम लोग भी लखनऊ बैठ के संशय में हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। नहीं ना, हम किसी संशय में नहीं रविंद्र बाबू, किसी संशय में नहीं। एक मिनट बाबू, आरएलडी के लोग जयंत चौधरी पर लगातार दबाव बना रहे थे कि हमारे टेलीफोन से थाने में साइकिल नहीं छूट रही। क्या राजनीति करें? गन्ना खाएं बैठ के खेत में? बागपत जीत नहीं पा रहे, क्या करेंगे हम? बोले हमें सरकार से जोड़ो, सीधे जुड़े तो सीधे, नहीं दाएं बाएं से जोड़ो, बाईपास रोड से लाओ, लेकिन जोड़ो सरकार से। तो नीति तय हो गया, सरकार से जुड़ने का तो एक ही रास्ता था, नान्या पंथा एनआई। इसमें छुपी हुई बात क्या है रविंद्र बाबू? नहीं जी सर देखिए ऐसा है कि आदरणीय चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता थाने की दलाली तो करता नहीं है, थाने पे जब कम जाता है, वो किसान है और वो उसे, हाँ ये आपने एक बात कही कि गन्ने की खेती करता है, गन्ने का लाभकारी मूल्य उसे चाहिए। एक रविंद्र जी एक बात रुक जाओ, एक बात बता दे, रविंद्र जी ने बहुत उसको हिमालयी मूल्यों तक ले गए, लेकिन रोचक जानकारी भी मेरा फर्ज है मैं जनता को देता रहूं। अनिल जी नहीं जी, जनता पार्टी की सरकार आई थी बड़ा कटाजुज के बाद, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लड़के नसबंदी अभियान के बाद। चरण सिंह उसके नायक थे। रविंद्र जी आप सुन लो ध्यान से, क्या मुझे चरण सिंह का भाषण याद है, हमारी सरकार आई, चौराहे पर बिजली के खंबे से उल्टा लटकाऊंगा इंदिरा को। क्या चरण सिंह? खैर संक्षेप में बता दूं, जब वहां लट्ठम लट्ठा होने लगा जनता सरकार में, तो चरण सिंह जी गैर बीमारी से बीमारी का कारण बता के एम्स के प्राइवेट रूम में चले गए। फराज भाई आप भी सुन लीजिए, बड़ा काम आएगा जीवन में। क्या आप लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा कि नेता कैसे खेलता है, जान लीजिए। ठीक,
इंदिरा गांधी समझ गई कि अतृप्त महत्वाकांक्षाएं चरण सिंह जी की जोर मार रही हैं, यही है राइट टाइम। क्या उनने भीष्म नारायण सिंह से कहा कि खान मार्केट से, सुन लो भैया घोष साहब, खान मार्केट से गुलदस्ता लेना 50 रुपया का, लेके सीधे भाई निकल जाओ चरण सिंह के पास। चरण सिंह से उन्होंने कहा इंदिरा जी ने गुलदस्ता भेजा है। पटेल साहब सुन लो, आपने कहा हम लोग तो गन्ने की खेती करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों। चरण सिंह उठ बैठे खाट से, बोले इंदिरा जी ने भेजा है, आदेश करो, मेरा प्रणाम कहना उनको। उनने का वो तो कह रही आपका त्याग तपस्या देख के आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या। तो जो आपके नेता हैं आज अध्यक्ष जी, ये साल भर के थे तब, है ना, जयंत, इनका जन्मदिन आ रहा था चौथे पांचवें दिन। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम आएंगे चरण सिंह जी आपके यहाँ। इंदिरा जी गई और वहीं से स्यापा हो गया, जनता सरकार गई खड्डे में, 40 दिन के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री हो गए। उसके बाद जो वो कथा है। और आपने कहा कि हम लोग तो मूल्यों की राजनीति करते हैं। मित्र, अनिल यादव की सरकार थी नरसिंह राव की, ठीक, अहमद पटेल से मिलने गए अजीत सिंह जी, अनिल यादव जी, कुछ चीजें तय हुई, उसमें लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम भी था क्या, और एक महिला नेता को जेट प्लस सिक्योरिटी दिलाने का मामला था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महिला नेता को। अहमद भाई का तो आप काम करने का तरीका जानते ही थे, 1 मिनट में सब फैसला हो, सब करा दिया क्या। वहां से अजीत सिंह जी निकले सब करा के और विरोधी खेमे में चले गए और वहां विक्ट्री की चिन्ह बना दिया, बोले मैं सरकार को हटाएंगे। रविंद्र जी सुन रहा हूं सर। तो मित्र, राजनीति होती है, उसको उतने सहज रूप से लो। आज इतना ऊंचा झंडा गाड़ दोगे और कल परसों में हो जाएगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, तब क्या करोगे? जी सर, रविंद्र बाबू स्वागत करेंगे सर, उसका भी स्वागत करेंगे। तो बीच में रखो ना गाड़ी, कितनी जल्दी काटोगे गाड़ी, बीच में रखो ना। फराज भाई, आप समझ रहे हो ना खेल क्या हो रहा है। उन्हें सीट जीतनी है, उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। 2 मुख्य बातें हैं, लिख लीजिए मेरी बात, जो अखिलेश यादव पूरी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं, और मैं अब नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। उनका कहना था कि जब अखिलेश यादव, मायावती सब साथ थे तो हमारे पिताजी कैसे हार गए मुजफ्फरनगर में 19 में। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम लोकसभा का मुंह न देखे? फराज भाई, उनकी बात भी ठीक है। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा रविंद्र पटेल जी को जी, कि चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के आदर्शों को आज उन्होंने आपके न्यूज चैनल पर बताया कि आरएलडी का जो कार्यकर्ता है वो थाने में दलाली नहीं करता है। और मुझे लगता है कि आप जवाब कुछ और चाह रहे थे, रविंद्र पटेल जी ने गुगली आप पर मार दी। लेकिन बहुत स्वागत है इस बात का कि रविंद्र पटेल जी ने ऐसी बात कही, और यही आदर्श थे चौधरी चरण सिंह जी के और अजीत सिंह जी के। अब दूसरी बात मैंने उनके रियल आदर्श बताया, आपने सुना नहीं क्या? माइक बंद किए थे तब? नहीं, मैं सब मैंने बताए थे, आपने सुना नहीं? मैंने तो बताया, ये गूगल में थोड़ा नहीं मिलेगा जो मैंने बता दिया। दूसरी बात अमिताभ जी, अनिल जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, हमारे भाई छोटे अनिल यादव जी की बात को। आपने अभी, अनिल जी ने बोला कि पिछली बार जब 3 विधानसभा ये जीते थे, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 2003 में अनिल जी की पार्टी ये तीनों विधानसभा जो तीनों विधान स्टेट में जो चुनाव हुए थे वो हार गई थी, और इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में निकली थी और 2004 में मुंह दिखाई थी। जी। तीसरी बात अमिताभ जी ये है कि अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो गया वो गंगा नहा लिया और उसके बाद में साहब हमने ऐसा नहीं कहा। 2009 में एक मिनट भास्कर कुछ आपने ये मैंने नहीं कहा गंगा नहाया कि जमुना नहाया, ये आप जानो, समझे नहीं। जी 1984 में जब कांग्रेस की 400 सीटें आई थी तो हमारे जो पिताजी लोग थे वो यही बोला करते थे कि साहब ये जो कांग्रेस है इसको हराना बड़ा मुश्किल है। ठीक। लेकिन 1989 में ऐसा ठीक है फराज भाई जी, फराज भाई ठीक है जी, ठीक है मैं समझ गया फराज बाबू, ठीक है फराज भाई आगे बात आपकी आगे 20 सेकंड आगे 2024 में वही होने जा रहा है। ठीक वही होने भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है इसको बदलने जा रही है। जी ठीक। हमने ऐसे
मैं हमेशा अपने मित्रों को सुझाव देता हूं कि राजनीति में रहिए, लेकिन एक्सट्रीम एक तरफ गाड़ी न चलाइए, क्योंकि बड़ी रफ्तीली राहें हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा, कहां तक मुंह छुपाओगे। फराज भाई बता रहे हैं कि नजूमी हो गए, वो कह रहे हैं कि 2004 में फलाने स्टेट हारे तो लोकसभा जीते, फिर फलाना स्टेट जीते तो लोकसभा हारे, तो इस बार फिर वो चांस आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं बच्चे खेलते। अगर राजनीति इतनी सरल है तो मेरी शुभकामनाएं, अखिलेश जी के लिए भी कोई ताबीज निकालो। जब आप इतना ताबीज कांग्रेस के लिए निकाल रहे हो जंतर, अखिलेश जी के लिए नहीं निकाल सकते। वो कब बनेंगे, उनका भी कोई गुणागणित निकालो। नहीं फराज भाई, आप अनिल यादव की पार्टी, राहुल गांधी की ताजपोशी की तारीख निकाल रहे हो और अखिलेश जी के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हो, जहां आपको करना चाहिए। नहीं, 2027 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यही तो समस्या। खैर ठीक है। भास्कर घोष जी, ये सब हिपोक्रेसी है जो हो रही है इस वक्त क्या? ये हमने अभी 15 दिन पहले देखी थी, इससे भी बड़ी हिपोक्रेसी, चूंकि नीतीश जी का चेहरा बड़ा है, जयंत के मुकाबले बहुत बड़ा है, इसलिए वो हिपोक्रेसी और बड़ी हो रही थी। ठीक, लेकिन हुआ क्या, 24 घंटे में गुब्बारा फट गया, जो होना था वो हो गया। सारे वक्ता प्रवक्ता नेता फिर गुफा में चले गए। आज स्थिति क्या है भास्कर घोष? क्या मैं ये नहीं कि जो होगा देखेंगे, इसका भी स्वागत नहीं, सीधी सपाट बात, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में चीजें तय होने की स्थिति में पहुंच गई हैं या अभी कुछ दुविधा है? अमिताभ जी, मैं आपके सामने और जनता के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि अभी तक का आरएलडी का सबसे अच्छा जो चुनाव प्रदर्शन 2009 में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बाद 2019 और जो जितने भी चुनाव आए वो आप आंकड़े मिला के देख लीजिए कि उनका हालत कहाँ से कहाँ बदतर से बदतर हालत हो गई। आज जो वो कह रहे हैं कि अगर वो एनडीए में आए तो एनडीए में आने का स्वागत है उनका, और जो 4 सीटों के ऊपर बात हो रही है वो 4 सीटों के ऊपर एनडीए में अलायंस में आए तो उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो आज ये प्रवक्ता, एसपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, आप जो 16 सीट का ऐलान किए थे, कौन सा बड़ा महागठबंधन का महा मीटिंग बुला करके आपने किए थे? आपके खुद का व्यवहार जो है, आप एक तरफ कांग्रेस से बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग का और एक तरफ 16 सीट का ऐलान आपने कर दिया, तो उस वक्त आपने कभी जयंत चौधरी से पूछे थे कि भाई चलो ये 16 सीट ऐलान करे कि ना करे? तो आपका खुद का व्यवहार जो है वो मजबूर कर देता है आपको, अलायंस का मेंबर्स को, कि वो ऐसा एक अलायंस के साथ जाए जहां पे बात और काम दोनों का ही दम हो। आज वो दम के ही खोज में है और हमारे साथ अगर आए और इंडिया का जो कॉमन मिनिमम एजेंडाज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर सहमति बने, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे साथ उनका रिजल्ट सबसे अच्छा है। तो हालात और हकीकत ये दोनों ही हमारे समर्थन में है, और वो आना चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन बात है कि एक चीज तय हो गया कि आज जो लठबंधन या गठबंधन बना रहे हैं बिटवीन एसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और मायावती जी में, तीनों में कोई तालमेल नहीं है। एक अपना बर्थडे में अलायंस करते हैं कि हम अकेला चलेंगे, एक कहते हैं कि भाई मेरा 7 सीट का हो गया। अगर 7 सीट का हो जाएगा तो आज जयंत चौधरी जो है, अभी रुकना होगा। रविंद्र पटेल जी, व्यवहारिक होकर ये सब तो अच्छी बात है, मंच से कहिए कि हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं, गरीब गुरबा, अकलियत, मजदूर, किसान, ये सब बातें मंच की हैं। अभी तो पॉलिटिकल बहस हो रही है, उस बहस में कि ये तर्क कि 19 से बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता, और मुजफ्फरनगर की सीट अजीत सिंह जैसा आदमी फिर भी नहीं जीत पाया, तो अगर जयंत का परिवार ये सोच रहा है कि हम लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे ये साइकिल और हाथ को पकड़ के, तो क्या गलत सोच रहा है? जब सब साथ थे तो 19 में नहीं जीते, जबकि पश्चिम में भाजपा 7 सीट हारी थी 14 में। रविंद्र पटेल जी सर। तो चरण सिंह का परिवार अगर इस स्थिति से उबरना चाहता है कि भाई हम भी जीत का मुंह देखें, तो इसमें कौन से मूल्यों की राजनीति खंडित हो रही है?
मूल्य की राजनीति अपने घर में बैठ के तो नहीं हो सकती बाबू, नहीं, वो तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहीं रहेंगे तभी ना होगी। जी पटेल साहब। सर ऐसा है कि देखिए, इस विषय पे ज्यादा मार्गदर्शन चौधरी साहब ही दे सकते हैं। और रही बात जहां तक व्यक्ति को, तो मैंने जो राजनीति में फलसफा पाया है अपने नेताओं से, जो आदरणीय श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी कहा करते थे कि राजनीति का सर्वोच्च सोपान ही सत्ता की प्राप्ति है। सत्ता की प्राप्ति के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं, और वो सत्ता की प्राप्ति अगर आपकी विचारधारा के रास्ते हो तो ज्यादा बेहतर है। अब स्थिति ये है कि निश्चित तौर पे हमने जो संस्कारों में पाया है वो ये पाया है कि जनता के हित पे, जनता की मांग पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता की बेहद मांग पर ही निर्णय होते हैं। बहुत अच्छी बात कही रविंद्र जी ने। और अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास आऊं उससे पहले एक तथ्य याद दिला दूं जनता को। स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने देश में जितने भी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन हो सकते थे सब ट्राई किए थे, भगवान का नाम लेके। कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं था उनसे। क्या गठबंधन के मामले में उनसे उदार नेता कोई नहीं? क्या अनिल यादव जी क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, हालांकि जो हमारे मित्र बैठे हैं आरएलडी के, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात को करते हो अनिल बाबू, नहीं, मैं तो आपकी बात को मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी अगर मैं फर्ज कर लूं कि आपकी बात सही है, तो अभी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कैसे ले पाएगी इनको। आपने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मैं उस परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं जहां पर कोई परिवार पार्टी चला रहा हो। तो अब या तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी झूठ बोलेंगे, या फिर अगर ये ज्वाइन करते हैं तो इनकी रैली में जाकर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि भाई मैं पार्लियामेंट में मैं तो खिलाफ था लेकिन अब मंच पे इनके साथ आ गया हूं। ऐसा तो होने वाला है नहीं। दूसरी बात देखिए, आप जैन जी को देखिए, वो क्या है, वो स्वर्गीय चौधरी साहब के पोते हैं, चरण सिंह जी के। ये भारतीय जनता पार्टी उनका वो बंगला छीन लिया जहां पर उनके स्मारक बनाना चाहते थे। आपको याद होगा पूरी पश्चिम की बेल्ट में जो जितने लोग हैं, जितने किसान और जाट हैं, सबने कहा कि दिल्ली वाली पाइपलाइन तोड़ देंगे अगर ऐसा आपने बंगला खाली करा दिया। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वो बंगला भी खाली करा, अजीत सिंह जी को बेइज्जत भी किया। तो मुझे लगता है कि जयंत जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नहीं जाएंगे वहां पर। क्योंकि जी बिल्कुल ठीक अनिल भाई, बिल्कुल ठीक है, 10 सेकंड और ठीक जी जी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने तीर मार रहे हैं बातों के, ये और मीडिया भी ये परसेप्शन दिखा रही है कि भाई जैसे कि मोदी जी तो 400 पार हो ही गए हैं। मुझे ये बताइए, यदि इतने मजबूत हैं तो भैया आपको तो ओपी राजभर ने ऐसी गालियां किसी ने नहीं दी जितनी ओपी राजभर ने आपको दी उत्तर प्रदेश में। यदि आप में थोड़ी सी गैरत है तो हटाइए उनको, आप कहिए कि आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी हालत खराब है, इसलिए आपको यूपी में ओपी राजभर चाहिए, अनिल बाबू हरियाणा में जेजेपी जी जी बिल्कुल आगे बात। अनिल यादव ने जो बातें की उसमें कुछ बातें अर्थहीन हो गई, अधिकांश बातें। जैसे उद्धव ठाकरे के पिताजी ने 3 दफे तो मुझे इंटरव्यू दिया बाल ठाकरे ने। कांग्रेस को कोई गाली नहीं उनने छोड़ी, उनकी तो भाषा भी बड़ी विचित्र थी, मराठी मिक्स हिंदी। क्या उनके बेटे हैं ना, हालांकि कल वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। क्या उनके भी मन डोला रे डोला सिंड्रोम से प्रभावित है। एक डोला रे डोला सिंड्रोम चल रहा है, उससे उद्धव प्रभावित है। क्या वो फोटो डाल रहे हो, करे मोदी जी हम तो आप ही के थे, आपने ही हमको ठुकरा दिया। खैर एनीवे, दूसरी बात अनिल यादव जी ने कही कि भाई वो उनको जयंत चौधरी को कैसे भाजपा ने और चरण सिंह का बंगला नहीं छोड़ा कि भाई चरण सिंह का बंगला अजीत सिंह को, जयंत चौधरी को स्थायी रूप से दे देते कि भाई चलो तुम्हारे परिवार इसमें रहे खाए। तो इसका मतलब अगर भाजपा के साथ जयंत चौधरी चले जाएंगे तो चरण सिंह के तीसरी पीढ़ी के सदस्य नहीं रहेंगे। भाई साहब बंगला देखें कि जीत देखें, पार्टी में ताला लगा जा रहा है, आप अपनी बंगला लगाओ। जयंत की पीड़ा तो समझो, आप लोग तो यहां बैठ के गुलगुले खा रहे हो, उनकी पीड़ा तो समझो। वो कांग्रेस जैसा बड़ा जिगर नहीं रखते कि 2% पे आ गए बोले फिर भी चलने दो। क्या वो कह रहे हैं, सच बात है, अपने मित्रों से कहते हैं कि भाई कहां जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक चुनाव और उसके बाद तो कोई टिकट लेने वाला नहीं बचेगा। तब प्रासंगिकता तो रखनी है ना अनिल जी। राहुल गांधी पे फर्क नहीं पड़ा अमेठी हारने पर, जयंत चौधरी पर इस बात का मानसिक असर है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 14 और 19 में बागपत हारने का
यस, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। राहुल गांधी पर असर नहीं है, बोले हार गए क्या, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। लेकिन जयंत चौधरी तो सोच रहे हैं क्या करेंगे, उनकी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। अगर उन 7 जिलों में भी बात नहीं बनी मित्र, तो क्या करेंगे, ये मसला है। प्रैक्टिकल होकर सोचिए, और ये मत बताइए किसने किसको गाली दी। भैया सबने सबको गाली दी है और सब सबसे हेलमेल करते हैं, तो वक्त वक्त की बात है। नहीं भास्कर घोष, भारत की राजनीति में इस बात का मुझे लगता कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि फला ने फला को गाली दी थी, इसका कोई मतलब नहीं। सारे दरवाजे खुले हैं सबके यहां, सबके लिए। आज 50 से लेके अब तक के कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सब सबको समर्थन दे चुके, सब सबसे समर्थन ले चुके, कोई सीधे कोई नाक इधर से पकड़ के। भास्कर जी, अमिताभ जी, आज बात हो रही है 80-20 का जी। हमारे पास 80% आज वोटिंग परसेंटेज है, तो हम आज इस जगह पे हैं कि हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं। जिनके पास 20% वोटिंग है वो क्या ऑफर करेंगे? स्थिति, आप तो स्थिति के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यही है आपके पास भाई। पिछले चुनाव में 37% वोट है आपका। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी की अगर लोकसभा सीट देखा जाए तो 80% सीट हमारे पास है जनाब, थोड़ा पढ़ के आइए। और 20% आप 20% आप सब मिला के हैं, तो ये 20% भी आप 2% में आ जाएंगे अगर ऐसा आपका बर्ताव रहा। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजनीति में मेरा एनडीए में 37 मेंबर्स हैं, हर किसी का योगदान है इसमें, लेकिन आपके जो मेंबर्स हैं ये तो मेंबर आपको हाथ छोड़ रहे हैं, कोई छोड़ दिए हैं तो कोई छोड़ने वाले हैं। तो आप इसको संभालिए, हमें क्या करना है ये हमें मत बताइए, हमें जानते हैं मैं क्या करना हूँ। राष्ट्रवादी पार्टी है हम लोग, और राष्ट्र हित में ही काम करते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित यही हमारा प्राथमिकता है। आपके प्राथमिकता है कि राहुल गांधी के ऊपर 2 टिप्पणी हो जाए तो आप सारा काम लेके आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव आप हारते हैं, राजस्थान में हारते हैं, और आपके इसमें क्या नाम छत्तीसगढ़ में हारते हैं, तो आप बोलते हैं कि बघेल ने हमारे साथ नहीं दिया, कमलनाथ ने हमारा साथ छोड़ दिया, और राजस्थान में कहते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो अब अगले चुनाव आप अपना गिरेबान में झांकिए कि आप आज राष्ट्रवादी पार्टी ना नेम से, हाथों पैरों में पड़ने लगते हैं, ऐसे मत करिए भाई, अपना स्तर रखिए, जो है वो है, जितनी है नेम से आप बताइए। अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपको पहले लोग कहते थे कांग्रेस के साथ कौन है, आज लोग कहते हैं कांग्रेस किसके साथ है। जैसे स्टेट में आपको आप जो कह रहे हैं ना अमिताभ जी, मैं एक टाइम में लोग कहते थे कांग्रेस किसके साथ है, तमिलनाडु में अलग, कांग्रेस साथ कौन है, आज कह रहे हैं कांग्रेस किसके साथ है। आप ना यूपी में है ना बिहार में है, आप ना यूपी में है ना बिहार में है ना मध्य प्रदेश में है ना गुजरात में है ना साउथ का कोई कर्नाटक, और ये छोड़ो के साथ जो आपने गलत किया है दलितों आपको ठीक ठीक अभी रुकना होगा भास्कर घोष, अभी रुकिए अनिल यादव, आप भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। राजकुमार पाल साहब, महाराष्ट्र में पवार साहब उम्र दराज हो गए, वयोवृद्ध हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, और ठंड अलग है, उस मौसम में उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सब चला गया। कल हमसे महाराष्ट्र के एक नेता अनौपचारिक ऐसे फोन पर बातचीत में कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि पवार साहब देर सवेर यही फैसला कर लें, चलो भतीजे के पास चलो, छोड़ो जाने दो, अब क्या करेंगे। क्या अब पवार साहब के पास जीवन में उतना एनर्जी लेवल तो नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में वो पार्टी को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह से फिर खड़ा करें, 10-20 साल मेहनत करें। पाल साहब, देखिए, अजीत दादा जब आए थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि पवार साहब ने हमको बीजेपी के पास भेजा था, बड़ोदरा में मीटिंग की, बुला लिए, फिर बाद में दिल्ली में मीटिंग की, बुला लिए, और प्रफुल्ल पटेल जी ने स्वयं कहा कि नहीं, मुझे यही खतरा लग रहा, उद्धव ठाकरे अलग अलग मैसेज भेज रहे बीजेपी को, करे मोदी जी हम तो आप ही के थे, हैं आपने हमको ठुकरा दिया। याद होगा राज ठाकरे से अलग बात चल रही, पवार साहब का मन अलग डोला हो रहा, तो फिर महाराष्ट्र में बचेगा कौन? पहले भी जो महाराष्ट्र सरकार थी, एनसीपी ने बाहर से सपोर्ट दिया था, बाद में शिवसेना अंदर आई थी। पिछले जब कार्यकाल था फडणवीस जी का, तो एनसीपी का ही सपोर्ट बाहर से था, और अजीत दादा पवार ने स्वयं आने से पहले कहा कि हमको पवार साहब ने भेजा है, 2 बार भेजा, फिर वापस बुला लिया,
तो हम मुश्किल क्या कहे जो आज उप मुख्यमंत्री स्वयं अपनी पार्टी के और अपने चाचा के लिए कहा है, ये तो सत्य है। तो मन तो उनका पहले भी डोला था और आगे भी डोल जाएगा। जी, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आपका साउथ बॉम्बे का जो आपके प्रतिनिधि थे, उनका भी मन डोला हो गया, वो चले गए शिंदे ग्रुप में। जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? कोई भी रुकना। फराज साहब, देश भर में डोला रे डोला सिंड्रोम जो है तेजी से फैल रहा है। आज इसको इनकार कर दो, कल मानना पड़ेगा, कुछ के बारे में कल, कुछ के बारे में परसों, लेकिन 15 दिन के भीतर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो अंदर से। नहीं, देश में डोला रे डोला चल रहा है। इसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश जी कर गए। वो डोला रे डोला सिंड्रोम के आदि पुरुष हैं, शीर्ष पुरुष, प्रतीक पुरुष। अमिताभ जी, ये डोला रे डोला सिंड्रोम नहीं चल रहा है जी, ये तोड़ा रे तोड़ा सिंड्रोम चल रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके, एनसीपी अगर नहीं आ रही है तो उनकी पार्टी टूट रही है। रामविलास पासवान जी उनके इतने पुराने अलाई थे, उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी उनकी पार्टी तोड़ करके, और पार्टी तोड़ के खाली मन नहीं भरा तो चचा भतीजे को आपस में लड़ा दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे घोष साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को आप कब मंत्री बना रहे हैं? संजय निषाद जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? अभी मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जब चंडीगढ़ में आप अलोकतांत्रिक तरीके से अपना मेयर जिताने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अमिताभ जी चुनाव जीतना है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीतेंगे तो अलोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे उस चुनाव को। ठीक है, फराज भाई रुकना होगा। एक चीज मैं ओम प्रकाश राजभर के बिहाफ पर क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ तो मेरा ज्यादा ताल्लुक अभी है नहीं इस वक्त, तो ओम प्रकाश की बात, फराज भाई की ओम प्रकाश भाई की बात, तो मैं उस पर क्लियर कर दूं। ये जो सवाल बार बार उठाते हैं ना ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो चिंतन का और चिंता का स्वर विपक्ष में है, उतनी चिंता कांग्रेस को अखिलेश जी, अरे राहुल जी की नहीं, सपा को अखिलेश जी की नहीं, जितनी चिंता ओम प्रकाश राजभर की है। ये अच्छी बात है। आज ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में कहा, अनिल भाई आप भी सुन लो, फराज भाई आप भी, हमारी चिंता न करो, और जो पूछते हैं मंत्री कब बनोगे वो भी सुन ले, और सीटें कितनी मिलेंगी उतनी वो भी सुन ले। हम मंत्री बने ना बने, सीट मिले ना मिले, हम एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं और आपको हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, मेरे ख्याल से अब तो बात खत्म कर देनी चाहिए। अभी किसी को अलाउ नहीं। रविंद्र पटेल, फराज किदवाई कह रहे हैं कि भाजपा गर्दन दबा के हमारे एलाइज को, इंडिया एलाइज को दबाव में लेके, धमका के, सटका के ले जा रही है। इसका मतलब अगर कल आप जाते हो, जो आधे रास्ते से ज़्यादा आई गए हो, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 48 घंटे 72 घंटे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कार्यक्रम। तो क्या माना जाए जो वो कह रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी के मित्र, आप पर दबाव डाला गया, गर्दन दबाई जा रही है? मैं आरएलडी को लेकर नहीं बोल रहा हूं अमिताभ जी, मैंने आरएलडी को लेकर कुछ नहीं बोला। गजब करते हो, ये नहीं चलेगा। आपने कहा ये तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा सबको दबा के गर्दन पर लात रख के खड़ी है। सिंड्रोम है, वो अपने अलाई को तोड़ते हैं। रविंद्र पटेल, नहीं फराज भाई रुक जाओ। रविंद्र पटेल, आपकी गर्दन दबाई जा रही है, मतलब आरएलडी की? सर ऐसा है, और अगर दबाई जा रही है तो खुल के ऐलान कर दीजिए कौन दबा रहा है। जी, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं जी, हम राजनीति अपनी जिम्मेदारियों से करते हैं जी। हमारा गला कौन दबाएगा और क्यों दबाएगा? हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो अपने विवेक से हैं जी, और अपने निर्णय से हैं। कल हम कहीं और अगर जाएंगे तो अपने विवेक और अपने निर्णय से जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे समर्थक खड़े हैं उनकी भी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं हमसे होंगी जी। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा है कि हमारे आदर्श पुरुष श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह साहब कहा करते थे कि राजनीति की सर्वोच्च सोपान सत्ता की प्राप्ति है, और सत्ता जिस रास्ते पे मिले, अगर वो नैतिकता के रास्ते पे चलकर मिलती है तो राजनीति में उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, मैं
बता दूं, अगर लोकतंत्र में अगर व्यक्ति दबाव बना करके कहीं किसी से कुछ पाना चाहे तो कभी नहीं पा सकता। उसको सहूलियत और सुविधाओं के आधार पर तौलना चाहिए। राजनीति में हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हम 7 सीटें अगर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या इसके पहले 2019 के चुनाव में हमने 3 सीटों पे गठबंधन कर लिया, तो कोई दबाव नहीं था। हम चाहते थे कि सत्ता का परिवर्तन हो, और आज भी हम चाहते हैं कि हम जहां हैं वहां मजबूती से रहें। अब जैसा कि आपने कहा कि भगवान की मर्जी, अब अगर भगवान ही कुछ चालेगा तो हमारी और आपकी क्या मिसाल? ना फिर कौन रोक सकता है? फिर तो चला भैया, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बहुत पुरानी बात है। अनिल यादव जी, कम से कम एक बात तो साफ हो गई, आरएलडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई दबाव नहीं, कोई गर्दन पे हाथ नहीं, न गर्दन पे हाथ है न गर्दन पे लात है। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो, प्रसाद खाओ, घर जाओ। नहीं अनिल जी, देखिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भगवान चाह ले तो फिर तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि भगवान चाह ले तो हो सकता है कि हरियाणा में जेजेपी कहीं चली जाए, भगवान चाह ले तो उत्तर प्रदेश में राजभर भी और अनुप्रिया पटेल भी और निषाद भी, तीनों कहीं चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नाटक में कौन चला जाए, या महाराष्ट्र में शिंदे जो है, जिनको तोड़ के दल बनाया है, वो कहाँ चले जाए। तो भगवान चाह ले, और जब भगवान चाह ही लेगा तो कोई क्या कर लेगा। अनिल बाबू, अभी मसला ये नहीं था बाबू, एक मिनट, अभी ये प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था जो फराज भाई ने कही कि ये तोड़ो रे तोड़ो सिंड्रोम है, भाजपा ताकत से बलपूर्वक बलात्पूर्वक व्यक्ति को निचोड़ कर उसकी गर्दन पे लात रख के ये सब काम करा रहे। उन्होंने कह दिया कोई माई का लाल गर्दन पे हाथ नहीं रखा है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इधर रहूं, मैं चाहे उधर रहूं। अनिल जी, आप जो पिछले प्रकरण हमने आपने देखे, अरे भाई प्रकरण छोड़ो, सामने बैठे गवाह, इनकी तो सुनो। देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति है, देखिए हमने नहीं, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मुझे ये बताइए कि एकनाथ शिंदे को कभी आपने ये कहते हुए सुना कि नहीं जी मुझे डराया गया, जो विधायक जिस पे ईडी का छापा पड़ रहा था, जिसकी जमीन जब्त हो गई थी महाराष्ट्र में, अगले दिन वो बीजेपी में आ गया, कब उसने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं इसलिए आया हूं। आपने अजीत पवार जी के लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 का घोटाला किया हुआ है। कभी अभी रुकना होगा भाई, अनिल यादव, समय हो गया, अभी रुकना। भास्कर घोष एक लास्ट टिप्पणी। मैं मानता हूं कि राजनीति में अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ अलायंस बन सकता है, जब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान और तानाशाह मोड में थी, मतलब अपने घर के अंदर भी ऊंची आवाज बोलो तो मीसा में अंदर 20 लाठी डबल है? जब उस स्थिति में भी इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, और क्या यह संभव है कि कोई ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीति करने वाली पार्टियों को, नेताओं को जानवरों की तरह हाँक के किसी बाड़े में बंद कर सकता है? अमिताभ जी, मैं एक ही उदाहरण से आपका जवाब दे दूंगा कि इंदिरा गांधी ने इस देश में सबसे ज़्यादा बार 356 धारा कोई लगाया है तो इंदिरा गांधी का नाम पहले आते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर आरोप लगाया और ये आरोप झूठा आरोप था। आप हेमंत सोरेन लीजिए, अरविंद केजरीवाल लीजिए, ममता बनर्जी लीजिए, जिसके ऊपर भी आरोप लग रहे, ममता बनर्जी का पूरा आरोप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रही है। हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिल रहा है, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा है, सत्येंद्र को। मेरा एक ही प्रश्न है अमिताभ जी, मैं टिप्पणी अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक माध्यम से जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई भी छल कपट हम नहीं कर रहे हैं। ये जनता की जो मांग है उसी को हम पूरा कर रहे हैं। 2 घटनाएं मुझे लगता है मुझे यहाँ साझा कर देनी चाहिए, उनका विषय से मतलब नहीं, लेकिन वो हमारे मित्र अनिल जी और फराज भाई के लिए अच्छी सूचनाएं हैं। उनको लगेगा कि चलो अभी उजाला है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी के यहाँ ईडी ने रेड की, पैसा जब्त किया और उनका पर्चा काट के हाथ पे थमा दिया। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है, ठीक। मुझे लगता है अनिल यादव जी की पार्टी इस खबर को सुनकर रात में भोजन अच्छे से करेगी और आराम से नींद में जाएगी।
और दूसरी बात फराज भाई के लिए और भी जरूरी इन लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत थी कि ये ईडी वाले बार बार हमको क्यों बुलाते हैं। ईडी सम्मन उनको भेजती थी, वो ईडी को सम्मन भेज देते थे। आज अब चुटकुला थे भाई, थाने वाला बुलाता है, कुछ थाने वाले को बुलाता है कि तुम हमें बुलाओगे हम तुम्हें बुलाएंगे। ये तो बच्चे करते हैं स्कूल में, खैर वो कर रहे थे। आज भगवान का नाम लेके वो टंटा भी कटा फराज भाई, अदालत ने बुला लिया, कहा 17 तारीख को हाजिर हो, ठीक ठाक कपड़े पहन के आओ, है, और सामने खड़े हो आके, ये क्या चल रहा नहीं, ये कम से कम अच्छा है देश के लिए। नहीं, अरविंद जी कहते थे कि ईडी ने संजय सिंह को नोटिस भेजा, संजय सिंह ने ईडी को नोटिस भेजा, ईडी वालों की पेंट गीली हो गई। क्या कोर्ट ने कहा 17 तारीख को हाजिर हो। और दूसरी जो बात अनिल जी बार बार, उनकी पार्टी, अनिल जी तो खैर क्या, उनकी पार्टी जो बार बार कहती है, उसके लिए मैंने एक सूचना दे दी। बिहार में जेडीयू के नीतीश जी के प्रिय एक एमएलसी हैं, उनके करीबी, उन पर ईडी का छापा पड़ा और उनका पर्चा कट गया। क्या काल का चक्र घूम रहा है मित्र, काल का चक्र। किस किस को बांधिएगा, किस किस को रोकिएगा, क्या करिएगा बताइए। ममता बनर्जी न गठबंधन से बाहर है न गठबंधन के अंदर है, क्या करिए, कर लीजिएगा। आप में साहस है कि ममता बनर्जी को टेलीफोन करके कुछ पूछ पाओ? नहीं ना, पूछोगे धैतेरे की कर देंगी क्या। अभी जो दबी ढकी है वो चौराहे पर मटकी फूट जाएगी क्या, इतना चिल्लाएगी कि 7 पीढ़ी तार देंगी दीदी। क्या पूछ सकते हैं खड़गे जी बेचारे फोन करके कि आपके मन में क्या है दीदी? क्या दीदी तो दीदी है, हमने उनका तेवर देखा है इतने वर्षों में। उसमें भाजपा क्या करे या कोई पार्टी क्या करे? ममता बनर्जी का अपना फैसला, वो कह रहे हम नहीं कांग्रेस को सीट देना चाहते। उन्होंने एक सलाह दी कि बनारस में कांग्रेस को ऊर्जा लगानी चाहिए मोदी को हराने के लिए। क्या कांग्रेस उस पर अमल करे? उन्होंने, ममता जी ने एक नाम भी दिया था प्रियंका जी का, कहा था कि प्रियंका गांधी को बनारस में लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस वाले नाराज हो गए, बोले ये प्रियंका गांधी को फंसाना चाहती ममता। प्रियंका जी लड़ेंगी तो किसी सेफ सीट से लड़ेंगी, बनारस से क्यों लड़ेंगी? या तो तेलंगाना से लड़ेंगी या रायबरेली से लड़ेंगी। ठीक है, आपकी मर्जी, लड़ो नहीं लड़ो। लेकिन मैं आरएलडी के लिए एक बात जरूर कहूंगा। मुझे जयंत चौधरी अगर चले जाते हैं बीजेपी में फराज भाई, सच मानिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा और मैं उसको कतई अनैतिक भी नहीं मानूंगा। क्या आप लोग चाहते हो अपनी पार्टी पर ताला लगा दें? 8 राज्यों के नेता थे उनके बाबा जयंत चौधरी के, चरण सिंह। अनिल यादव जी सुन लीजिए, 8 राज्यों में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, कुंभाराम आर्य, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिता कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला, ये लोग उनके दरबार में बैठने वाले लोग थे चरण सिंह के। उनकी पार्टी सिमटते 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 बागपत में आके ठहर गई, वहां भी नहीं जीत पा रहे हो। आप चाहते हो कि वो जल समाधि ले ले? क्या चाहते हो भाई? आपकी मोहब्बत में समाधि ले ले? क्यों ले ले? आप ले लोगे क्या? नहीं ना। अगर सपा और बसपा अलायंस कर सकते हैं तो जयंत क्यों नहीं? जयंत के पास तो भाजपा के साथ चलने का इतिहास है। उनके बाबा भी जनसंघ के साथ चल चुके, पिता भी चले भाजपा के साथ, क्या समस्या है? जयंत भी चल चुके, क्या समस्या है रविंद्र बाबू? इसमें कोई नई बात नहीं मेरे हिसाब से। क्या समाजवादी पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि जयंत बाबू हमारा हाथ पकड़ो, भरोसा रखो, साथ में 5 सीटें जिताएंगे? क्या कहने की स्थिति में है आप? नहीं। 5 आप जीतोगे इसी की गारंटी नहीं, आप दूसरे कैसे जिताओगे? आज फिर आप कहोगे तो वो पलट के पूछ लेंगे 19 में काय नहीं जिता दिया, तब तो बहन जी भी थी। अनिल यादव, बड़ी कठिन है डगरपन घटकी बाबू। क्या? अच्छा मान लो कांग्रेस खड़गे जी कहें कि नहीं नहीं रुक जाओ, जयंत हम हैं, वो कहेंगे आप तो अमेठी हार गए, आप क्या हमको जिताएंगे? शांत रहो, फोन रखो। तब
अरे कहने वाले के पास भी तो वजन चाहिए, वजन। शब्द महत्वपूर्ण नहीं, कंठ महत्वपूर्ण होता है। कंठ किसने कहा? शब्द तो सबके पास वही है। क्या ऋषि बोले तो मंत्र हो जाए, मवाली बोले तो गाली हो जाए, शब्द तो वही है। मसला ये है जयंत चौधरी किसकी बात पर भरोसा करें? अन्यथा इतना गणित तो उनको भी आता है कि 7 ज्यादा होती हैं 4 कम, 4 की ओके हो गई है, 5वीं के लिए इसरार है। रविंद्र भाई को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं खोल दूं, वो मुजफ्फरनगर की सीट है रविंद्र बाबू। लेकिन उस पर समस्या ये है कि चूंकि संजीव बालियान जीते हुए हैं इसलिए छोड़ना मुश्किल है, और जयंत के लिए वो सीट इमोशनल है चूंकि वहां से अजीत सिंह हारे थे, तो वो चाहते हैं एक बार हम जीते उस सीट को। आज इसका समाधान निकल जाएगा तो कल अनाउंसमेंट हो सकता है, कल निकल जाएगा तो परसों हो सकता है। अनिल यादव जी नहीं, और राजनीति तो अनंत संभावनाओं का खेल, आप जानते ही हो। इंदिरा जी की तूती क्यों बोलती थी? ऐसा थोड़ी था कि कोई इंदिरा जी कोई सिद्ध महिला थी, नहीं ना। वो जिता सकती थी तो तूती बोलती थी। आप जिता सकते हैं नहीं, तो बात खत्म हो गई मित्र। कोई परोपकार के लिए तो नहीं आया, जीत के लिए आया ना। सियासत, जो बात रविंद्र ने कही कि अजीत सिंह कहा करते थे अंतिम लक्ष्य सत्ता है, ठीक बात कही, उन्होंने ईमानदारी से माना तो, और नहीं तो एनजीओ नहीं खोल लेते, और नहीं तो ऋषिकेश में या रमण रेती में वहां कुटिया बना लेते जाके वृंदावन में। भाई खड़गे जी 85 साल में इस ठंड में घूम रहे हैं, राजनीति के लिए घूम रहे हैं ना, नहीं घर में आराम नहीं करते इस उम्र में। सारा खेल राजनीति का है मित्र। लोकतंत्र में चुनाव में पार्टी है इसलिए, रजिस्ट्रेशन ही इसलिए कराती, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार में आएंगे, कुछ जलवा होगा। मैं जीतन राम मांझी के एक कोट से बात समाप्त कर दूंगा, उस फराज भाई को उस बात को समर्पित है वो कोट। उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीति, जीतन राम मांझी ही राजनेता है लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सरल है, कई बार दिल की बात बोल जाते हैं, ज्यादा बंगलिंग नहीं जानते, ज्यादा चालबाजी नहीं। उनने भाई हम लोग गांव देहात सब जगह जाते हैं, लोग हमें पकड़ते हैं, कहते भाई आप नेता हो, बड़े नेता हो, आप हमारा काम कराओ क्या, और हमारे कहने से काम ना हो तो बेकार। ये कोर है अनिल यादव, ये भारत की राजनीति का मूल है फराज भाई। आपके कहने से जनता का काम नहीं हो रहा, आपके दरवाजे पर भीड़ दिनों दिन कम होती जाती है, और एक दिन ऐसा बचता है कि आपके बाल बच्चे भी दूसरी पार्टी के घर चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। अनिल जी गलत तो नहीं कह रहा? दरवाजे पर भीड़ तभी होगी कि 100-200 कुर्सी पड़ी हैं, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल आ रही है, जा रही है, चाय चल रही है, जो आ रहा सो पाँव छू रहा, भैया की जय जय हो रही है, तभी जब आपके इसमें टेलीफोन में जान होगी। इसकी घंटी नहीं बजेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ओढ़ें कि बिछाएं? बताइए क्या करें? घोषणा पत्र का क्या करें? उस ठंड में से उसको जला के ताप और ले, और क्या करोगे? दरोगा ने सुनी, दरोगा कैसे सुनेगा अनिल जी? नोएडा में जैसे दरोगा सुनेगा वही रास्ता ठीक है भाई। नहीं, कितना समय हो गया जयंत चौधरी की पार्टी को अलग थलग पड़े हुए। उनके एक मित्र हमसे कह रहे थे भाई साहब अब तो कुपोषण में चली गई पार्टी, कुपोषण में चली गई। उनके शब्द ये थे फराज भाई, बोले चंदा भी नहीं दे रहा आदमी, जो पहले काजू कतली लाता था वो बूंदी ला रहा है। कह रहे भाई आप जीत जात पाने रहे, बूंदी बहुत है क्या, थोड़े दिन बाद गुड़ लाने लगेगा, तब उस दिन का इंतजार करें। काजू कतली कैसे आएगी? रविंद्र पटेल ये बात जयंत जी समझ गए, अनिल जी भी जानते हैं, फराज भाई भी जानते हैं। नहीं अनिल बाबू, कार्यकर्ता आपके पीछे क्यों रहेगा अगर आप उसके दुख सुख में उसकी मदद नहीं कर सकते? और दुख सुख में मदद तभी करेंगे सत्ता से कहीं जुड़े होंगे। मेरी समझ ये कहती है उत्तर प्रदेश सरकार में आप परिवर्तन देखेंगे आने वाले कुछ समय में, और अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ आते हैं तो आरएलडी के 1 से 2 मंत्री योगी सरकार में शपथ लेंगे, ये मेरी जानकारी है। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण
24 तारीख को संभवतः होगा, जो 12 को होना था, 24 या 21 में कोई तारीख होगी। और 3 से 4 दिन के भीतर अनाउंसमेंट हो सकता है इस नए डेवलपमेंट का। दिल थाम कर बैठिए, जिनको अच्छा लगे वो भी दिल थाम के बैठे, जिनको बुरा लगे वो भी दिल थाम के बैठे। धन्यवाद।